तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रिसेंटली बाबा रामदेव फाउंडेड पतंजलि आयुर्वेदा के केस के बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि ये उन केसेस में से एक है जिस पर बहुत लोग अपने ओपिनियंस और व्यूज रख रहे हैं। शायद इसीलिए भी क्योंकि ये आम जनता की लाइफ से जुड़ा है। पतंजलि आयुर्वेदा, जैसे कि हम सबको पता है, एक वेल नोन आयुर्वेदिक और वेलनेस ब्रांड है। ये एक इंडिविजुअल को होलिस्टिक और आयुर अप्रोच लेने के लिए प्रोत्साहन देता है। पर इसी अप्रोच को प्रमोट करने के चक्कर में पतंजलि ने कई ऐसी एडवर्टीजमेंट्स रन की है जो लोगों को मिसलीड कर रही है, और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के वायलेशन में है। और इसी एक बड़े कंसर्न और इशू को अभी सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियसली डील कर रहा है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया ही है। इस पब्लिक एट लार्ज की प्रॉब्लम में हाल ही में एक इंडिविजुअल ने भी एक इंटरवीनर एप्लीकेशन लगाने की कोशिश की थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। फोकस करते हुए जिस एक व्यक्ति के ओपिनियन हम इस वीडियो में जानेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, और उन्होंने कई ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस कोर्ट में फाइल की हैं उन इश्यूज पर जो सोसाइटी को किसी तरह से इफेक्ट करती हैं। बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय की हो रही है। हमने हमेशा से अश्वनी कुमार उपाध्याय को कंसर्निंग इश्यूज पर PILs फाइल्स करते हुए देखा हुआ है, इसीलिए पतंजलि केस में उनकी क्या विचार है इसको जानना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और सेंटर को जमकर फटकार पड़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबा रामदेव की माफी को स्वीकार करने से मना करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गवर्नमेंट को वार्निंग देने के बाद कि आप अगले एक्शन के लिए तैयार रहें, और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 4 हफ्तों के अंदर एक एफिडेविट सबमिट करने के लिए बोलने के बाद उन पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। यहाँ तक कि जजेस को उनके हार्श कमेंट्स के लिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों पर सीनियर एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। 1954 में नेहरू जी ने घटिया कानून बनाया था जिसको ड्रग एंड मैजिक एक्ट कहते हैं। इस घटिया कानून के कारण स्वामी रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगना पड़ रहा है। उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी माफी मांगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यह कानून घटिया है। जिन बीमारियों का इलाज पतंजलि में होता है, गारंटी के साथ होता है, जिन बीमारियों का इलाज स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है, लाखों लोग ठीक हो चुके हैं जिन बीमारियों को अपना इलाज करा के, उसके लिए भी स्वामी रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि यह कानून कहता है कि इन बीमारियों का आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। मैं साल में 2 बार पतंजलि जाता हूं, एक बार जून में जाता हूं छुट्टियों में, एक बार दिसंबर में जाता हूं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे लोग अपेंडिक्स अपना ठीक कर चुके हैं आके। योग प्राणायाम आयुर्वेद के जरिए लोगों ने अपना अंधापन ठीक किया है। योग प्राणायाम आयुर्वेद के जरिए लोगों ने पतंजलि में आके अपना कैंसर ठीक किया है। पतंजलि में लोगों का मोतियाबिंद ठीक हुआ है। ये मैं अपनी आंखों से देखा बता रहा हूं। योग प्राणायाम के जरिए, आयुर्वेद के जरिए पतंजलि में आके लोगों ने अपना बहरापन ठीक किया है। डायबिटीज ठीक हुई। डायबिटीज तो पूछे नहीं, करोड़ों लोगों को ठीक हो चुकी है पतंजलि में आके। मंद बुद्धि का इलाज पतंजलि में होता है। यूट्रस का इलाज पतंजलि में होता है। माहवारी की समस्या का इलाज पतंजलि में होता है। नर्वस सिस्टम का इलाज पतंजलि में होता है। ड्रॉप्सी का इलाज पतंजलि में होता है। मिर्गी का इलाज पतंजलि में होता है। पथरी का इलाज पतंजलि में होता है। योग प्राणायाम नेचुरोपैथी के जरिए, आयुर्वेद के जरिए ब्लड प्रेशर का इलाज होता है। हिस्टीरिया का इलाज होता है पतंजलि में। कोढ़ का इलाज होता है पतंजलि में। मोटापा का इलाज होता है पतंजलि में। नपुंसकता का इलाज होता है पतंजलि में। बाजपन का इलाज होता है पतंजलि में। टीबी का इलाज होता है पतंजलि में। अल्सर का इलाज होता है पतंजलि में। ये सब योग प्राणायाम नेचुरोपैथी आयुर्वेद के जरिए होता है। आहार चिकित्सा के जरिए होता है। प्राणायाम चिकित्सा के जरिए होता है। लेकिन जब उन्हीं बीमारियों को ठीक करने की बात स्वामी रामदेव जी पेपर के जरिए करते हैं, अखबार में अपना प्रचार एडवर्टीजमेंट देके करते हैं, तो ये 1954 का कानून खड़ा हो जाता है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो सिंथेटिक ड्रग एसोसिएशन है, जो सिंथेटिक ड्रग बनाने वाले फार्मा माफियाओं के लिए काम करता है, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाता है, पिटीशन फाइल करता है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी पिटीशन एडमिट हो जाती है, और इस कानून के कारण रामदेव जी, बालकृष्ण जी को बार बार फटकार भी मिल रही है। माफी वो लोग मांग रहे हैं, फिर भी माफीनामा भी नहीं मिल रहा है।
सीनियर एडवोकेट का कहना है कि पंजाब में ऐसी कई मिशनरी हैं जो ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं और मिशनरी चंगाई सभा लगा के क्लेम करते हैं कि वो उन बीमारियों का इलाज कर देंगे। यहाँ तक कि ईसाई मिशनरियों ने भी ऐसे कई बीमारियों को ठीक करने का दावा किया है, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कभी उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। उन्होंने बताया कि ऐसे कई क्लेम्स हिंदू, मलयालम, तमिल न्यूज़पेपर्स में निकलते रहते हैं जो बीमारी ठीक करने का क्लेम करते हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कभी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। लेकिन जब पतंजलि ने ये काम करना शुरू किया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट चला गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इंटेंशंस पर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने ये कहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मंशा जो है मुझे इसलिए खराब लगती है कि अगर वास्तव में वो चाहता है कि किसी भी बीमारी का प्रचार प्रसार न हो, किसी भी बीमारी का जो दवाई है उसका प्रचार प्रसार न हो, तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल करना चाहिए था। उसको बताना चाहिए था कि सुलभ शौचालय में भी जगह जगह स्टिकर लगा लगा के लोग इलाज करते हैं, रेलवे के स्टेशन के आसपास जगह जगह पंपलेट लगा के कहते हैं हम बीमारी ठीक कर देंगे। मिशनरियां पूरे देश में चंगाई सभा करती हैं, बहुत सारे जिहादी संगठन है वो जगह जगह ऐसे सभा बुलाते हैं और बीमारी का इलाज ठीक करने का दावा करते हैं और बाद में कन्वर्ट करा लेते हैं, तब तो बात समझ आती है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन केवल और केवल पतंजलि के खिलाफ गया है, इसलिए उसकी मंशा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसके आगे अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस लॉ का एक लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहा है और इंटरप्रिटेशन 4 तरीके से होता है। उन्होंने कहा कि लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि कानून जैसा लिखा है वैसा ही उसे पढ़ना चाहिए। प्रपोजिंग इंटरप्रिटेशन का मतलब है कानून क्यों बनाया गया था। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन ये और भी तरीके हैं कानून को इंटरप्रेट करने के। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लॉ का लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रही है और कह रही है कि अगर लॉ में लिखा है कि इन 54 बीमारियों का इलाज, प्रचार और ठीक करने की गारंटी नहीं लेंगे और इसीलिए अगर पतंजलि ने इसकी एडवर्टीजमेंट की है तो वो गलत है। उन्होंने आगे कहा, भारत की सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत जो भी करेगी वो ठीक करेगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले टाइम में इस एक्ट का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करेगी, पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करेगी, केवल लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेगी। इस कानून के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है कि ये नीम हकीम खतरे जान जो उस समय बोर्ड लगाते थे उनको रोकने के लिए बनाया गया। तो पतंजलि कोई नीम हकीम से तो नहीं चलती, पतंजलि में तो पूरा रिसर्च सेंटर है, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर पतंजलि में है। तो इसलिए पतंजलि में कोई नीम हकीम तो काम करते नहीं। पतंजलि के पूरे देश भर में 1200 से ज्यादा डॉक्टर हैं जो बाकायदा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। पतंजलि में तो आज की डेट में खुद पर डे कम से कम हजारों की संख्या में लोग आके ओपीडी में अपना इलाज करा रहे हैं और ये प्रमाण भी है, लोग बोल भी रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल डिसीजन लेगा वो इस कानून का हार्मोनियस और पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करके लेगा। लेकिन ये कानून को बदलना जरूरी है, इसी कानून को बदलना जरूरी नहीं है। आज मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, 25 साल पुराने सभी कानूनों को बदलने की मांग करिए। 21वीं सदी में 19वीं सदी का कानून क्यों, 20वीं सदी का कानून क्यों, 1954 का कानून क्यों? अब टाइम आ चुका है कि जैसे दुनिया के कई देशों में कानून की एक्सपायरी होती है, कानून की एक लाइफ होती है 25 साल। 25 साल के बाद कानून को रिव्यू किया जाता है। 25 साल के बाद कानून को हर हालत में मैंडेटरी है उसको रिव्यू करना, उसको बदलना। इवन ब्रिटेन में जो जहां हमारे ऊपर जब राज था अंग्रेजों का, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी एक पॉलिसी है कि 25 साल जैसे कानून हो जाएगा पुराना, लॉ कमीशन उसको रिव्यू करेगा और लॉ कमीशन जो सजेशन देगा 3 महीने के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अब टाइम आ चुका है कि कानून बनाते समय ही उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए कि भैया ये कानून 25 साल के लिए बन रहा है। 25 साल के पहले अगर उसको रिव्यू किया जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बीच में जरूरत पड़ती है, नहीं लगता नहीं ये कानून में कुछ जरूरत है बदलाव की, होना चाहिए। लेकिन किसी भी कानून की मैक्सिमम लाइफ 25 साल होनी चाहिए। 25 साल बाद लॉ को रिव्यू करने की मांग करते हुए अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कई लॉज के एग्जाम्पल साइट किए जो पहले से चले आ रहे हैं और अब तक रिव्यू नहीं किए गए हैं, जैसे कि इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट, CRPC, पुलिस एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फॉरेनर एक्ट एक्सेट्रा। रिसेंटली कोर्ट्स में चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूज होने वाले एक्ट पर भी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने हाईलाइट किया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 चल रहा है। 2G घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, ना आज तक किसी भ्रष्टाचारी के 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, ना किसी की नागरिकता खत्म हुई, ना जीवन कारावास फांसी हुआ। क्यों? क्योंकि कानून घटिया, 1988 वाला कानून वहां घटिया है। क्यों हम 25 साल से ज्यादा पुराना कानून रखें? मनी लॉन्ड्रिंग 2002 वाला, हवाला का इतना कारोबार चल रहा है, ना किसी आज का हवाला कारोबारी को ना तो आजीवन कारावास हुआ, ना फांसी हुई, ना किसी की नागरिकता खत्म हुई। क्यों इसको कानून चलाना?
सीनियर एडवोकेट ने कहा कि सिर्फ एक्ट की बात नहीं है, देश को विश्व गुरु बनाने की है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हर एक लॉ अच्छा हो और घटिया लॉज ना हो। उन्होंने कहा कि हमें 2000 से पहले के बने हुए उन सभी कानून को बदलने की मांग करनी चाहिए, तभी भारत में बदलाव आएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि सीनियर एडवोकेट के इस मैसेज में ये दिख रहा है कि उनका मानना है कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये लॉ जो 1954 में नेहरू जी ने बनाया था वो अच्छा नहीं है। इसे ड्रग एंड मैजिक एक्ट कहते हैं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का ये मानना है, वहीं सुप्रीम कोर्ट जजेस जो इस केस को प्रिसाइड कर रहे हैं उनके स्ट्रॉन्ग स्टैंड से तो सभी वाकिफ है। और उसका एक और नजारा अभी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन में देखने को मिला, जब पतंजलि केस में एक इंटरवीनर पर बेंच ने 10,000 की कॉस्ट इम्पोज कर दी। दरअसल उस एप्लीकेंट ने को पिटिशनर बनने की रिक्वेस्ट की थी, ये कहते हुए कि एक डॉक्टर ने खुद को एलोपैथी बताया था और उसकी वजह से 2019 में उनकी मां गुजर गई। पर हियरिंग के दौरान कोर्ट ने नोट किया कि ये सब एक प्रॉक्सी लिटिगेशन है और कोर्ट को ट्रैप करने का अटेम्प्ट है, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने कोई भी लिटिगेशन इनिशिएट नहीं की। बेंच सेड, "We see no reason to entertain the present application, which is in our opinion is frivolous and an attempt to trap the court." 16 अप्रैल को इस मैटर की अगली सुनवाई है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच बाबा रामदेव और MD आचार्य बालकृष्ण पर अपने ऑर्डर्स पास कर देंगे। देखना होगा कि बेंच क्या ऑर्डर्स पास करते हैं। So stay tuned with Law Chakra to know more about the case.